हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमारे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, इस सीरीज का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है? क्रियात्मक समूह या जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्रियात्मक समूह या जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये होता क्या है? देखो दोस्तों, कि जो कार्बनिक यौगिक होता है हमारे पास में, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का समूह होता है, यानी परमाणु या परमाणु का क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का समूह होता है जो कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। जिस कारण जो कार्बनिक यौगिकों में जो विशिष्ट प्रकार के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इन्हीं समूह के कारण होते हैं, और इन समूह को ही हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास में COOH है, इसको हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। CHO, ये एल्डिहाइड समूह होता है। ये कीटोन होता है हमारे पास में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सपोज जैसे, ठीक है, कीटोन होता है। ऐसे हमारे पास में एस्टर होता है, एमीन होता है, ये थायोल होता है, अल्कोहल होता है, ईथर होता है। ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे पास में क्रियात्मक समूह होते हैं। ये क्रियात्मक समूह अगर किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है तो जो कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुण होंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। इन्हीं के कारण क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक गुण होता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक गुण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास में सजातीय श्रेणी। नेक्स्ट है हमारे पास में सजातीय श्रेणी, ये जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, अब ये क्या होती है? देखो दोस्तों, सजातीय श्रेणी जो होती है हमारे पास में, ऐसी सीरीज होती है, ऐसी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला होगी हमारे पास में जिसमें क्या होगा? एक विशिष्ट प्रकार का क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। ठीक है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? सजातीय सीरीज कहते हैं। यानी इस सीरीज में क्या होगा? एक तो इसमें एक विशिष्ट प्रकार का क्रियात्मक समूह होगा, यानी इनमें से कोई सा भी ग्रुप हो जाएगा हमारे पास में विशिष्ट प्रकार का क्रियात्मक समूह, यानी इनमें क्या होगा? विशिष्ट प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होगा। और क्या होता है इसमें? और इसमें ये होता है हमारे पास में, इस श्रेणी के जो हमारे पास में सदस्य होंगे, इस श्रेणी के सदस्य क्या कहलाते हैं? सजात कहलाते हैं। सजात, या उसको कह सकते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं होमोलोग। होमोलोग या जिसको हम सजात कहते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं हमारे पास में, यानी जो सजातीय सीरीज होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सजात कहते हैं। और इन दो जो भी हमारे पास सीरीज होगी, सजातीय सीरीज होती है, उसके अंदर दो जो सदस्य होंगे, इनके सदस्यों के बीच के अंदर CH2 जो इकाई होता है इसका डिफरेंस होता है। CH2 इकाई बोल दो या 14 जो इसका अणुभार होता है उसका डिफरेंस होगा हमारे पास। ठीक है, यानी दो कोई भी जो सीरीज होती है हमारे पास में, जो सजातीय सीरीज होगी, उसके दो सदस्यों के बीच में जो CH2 इकाई का डिफरेंस होगा या 14 अणुभार होगा उसका डिफरेंस होगा हमारे पास। तो ऐसी सीरीज हमारे पास में सजातीय श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, सजातीय सीरीज क्या होती है। देखो, जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है अल्कोहल की, अगर हम सजातीय सीरीज देखें, अल्कोहल के लिए दोस्तों ये होता है CnH2n+1 और OH। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो हमारे पास में n बराबर 1 रखे, इसके अंदर n बराबर 1 रखे, तो देखो हमारे पास में क्या बनेगा? C1, यहाँ से H2+1 ये जाएगा, यानी H3 हो जाएगा, OH हो जाएगा। यानी पहला जो
कंपाउंड बनेगा, इस सीरीज का जो पहला सदस्य होगा वो CH3OH होगा। ये प्रथम सदस्य हो गया इसका, ठीक है। ऐसे अगर आप n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारे पास में CH3, यानी कितने हो जाएंगे C2, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और 1 5, H5 और OH। तो यहाँ देखो हमारे पास में इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2OH, ठीक है। इसका द्वितीय सदस्य हो गया। तो ये जो कोई भी जो हमारे पास में ये जो सीरीज है हमारे पास में, इसको हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे, सजातीय सीरीज कहेंगे। अब इस श्रेणी के जो सदस्य हैं प्रथम और द्वितीय सदस्य, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं सजात। ये क्या कहलाते हैं, सजात कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इन दो जो हमारे पास सारी जो सीरीज आई है, इन दो सीरीज के जो भी सदस्य होंगे उनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो CH2 इकाई का होगा। यहाँ देखो मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा होगा जो दूसरा सदस्य होगा उसके अंदर। तो जैसे अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो CH3OH हमारे पास में, और इसमें क्या है, ये वाला जो CH2 इकाई है वो ज्यादा है इसकी तुलना में, ठीक है। CH2 इकाई बोल सकते हैं या फिर इसको 14 अणुभार बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1 के लिए 1, तो 2 के लिए 2 जाएगा, टोटल कितने हो गए, 14 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो 14 अणुभार का या CH2 इकाई का क्या होता है, डिफरेंस होता है जो भी हमारे पास में सजातीय सीरीज होती है उसके अंदर, ठीक है। और देखो और देखो कौन कौन से हो सकती है हमारे पास में, एल्कोहल के लिए होगी हमारे पास में, और जैसे हमारे पास में एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड के लिए हमारे पास में अगर फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2nO, ठीक है। अगर हम बात करें ये एल्डिहाइड के लिए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है हमारे पास, उसकी अगर हम सीरीज की बात करें तो उसके लिए होता है CnH2n और O2, ठीक है, ठीक है। और भी होते हैं हमारे पास में, जैसे एल्केन होता है, एल्केन के लिए होता है CnH2n + K2। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के लिए हमारे पास में आ जाएगा यह जाएगा हमारे पास में CnH2n, ठीक है। अगर हम बात करें एल्काइन की तो एल्काइन के लिए आ जाएगा हमारे पास में CnH2n और -2। तो ये जो जितनी भी हमारे पास में जो सीरीज दिख रखी है वो कैसी है, हमारे पास में सजातीय श्रेणी कहलाती है। और इस श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सजात कहते हैं। और इनके सदस्यों के बीच में जो डिफरेंस होता है CH2 इकाई का डिफरेंस होता है या अणुभार के अंदर 14 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सजातीय सीरीज या सजातीय श्रेणी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धतियां देखो कौन कौन सा है। हम नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है कार्बनिक यौगिकों का यौगिकों के नामकरण की पद्धतियां, या हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास में, यानी ऑर्गेनिक जो हमारे पास में कंपाउंड होते हैं, उनका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो कौन कौन से मेथड के द्वारा उनका नामकरण किया जाता है। तो देखो इसके मेथड में कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है हमारे पास में सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति, या जिसको हम बोलते हैं रूढ़ पद्धति भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रूढ़ पद्धति, ठीक है। दूसरी जो होती है हमारे पास में वो होती है व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी जो है हमारे पास में वो है IUPAC पद्धति, ठीक है। सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। रूढ़ पद्धति को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सिस्टम होता है ये। और IUPAC होता है, IUPAC सिस्टम होता है, IUPAC सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास में, इन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की ये 3 जो होती है हमारे पास में पद्धतियां होती है। हम 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं कि रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति में किस प्रकार से नामकरण करेंगे, व्युत्पन्न पद्धति में हम किस प्रकार से नामकरण करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास में IUPAC पद्धति होगी उसमें हम किस प्रकार से नामकरण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट, इसमें आगे चलते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य पद्धति की। फर्स्ट जो है हमारे पास में वो है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, ठीक है, या जिसको हम रूढ़ पद्धति भी कहते हैं, सामान्य या रूढ़ पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम होता है जो। अब देखो इस पद्धति में हम क्या करते हैं, ये सामान्य पद्धति या जो रूढ़ पद्धति होती है हमारे पास में, ये जो सामान्य या रूढ़ पद्धति होती है वो क्या होती है हमारे पास में, सबसे प्राचीन पद्धति है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। तो इस पद्धति के अंदर जो नामकरण किया जाता है वो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होगा इस पद्धति के अंदर, वो किसी स्रोत यानी उनके उत्पत्ति स्रोत, उनके उपयोग और उनके विशिष्ट गुण के आधार पर किया जाता है। यानी अगर हम कहें कि इस पद्धति में जो नामकरण होगा वो उनके उत्पत्ति यानी जहां से उत्पन्न हो रहे उत्पत्ति स्रोत, उनके विशिष्ट गुण और उनका जो उपयोग है, उपयोग, इस आधार पर क्या किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। जैसे हमारे पास में कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स में लिखता हूं और उनका देखो सामान्य नाम, जो सामान्य नाम पद्धति में किस प्रकार से उनका नामकरण है, ठीक है। तो हम जो हमारे पास में कार्बनिक यौगिक है, जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करता हूं मैं CH4। इसको सामान्य पद्धति में इसका नामकरण है वो है, इसको हम बोलते हैं मार्स गैस। अब इसको मार्स गैस क्यों बोलते हैं? मार्स गैस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहां से मिलता है, ये जो गैस होती है जो कहां से प्राप्त होती है, दलदल से, दलदल से प्राप्त होती है, दलदल को हम मार्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरे की हम बात करते हैं, एक CH3OH, इसको हम बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट इसलिए क्योंकि लकड़ी का जो भंजक आसवन किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास में वो है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। ये जो फार्मिक अम्ल है, जैसे ये जो फार्मिक अम्ल होता है, ये फार्मिक अम्ल किस नाम, ये जो लाल चींटियां होती है, चींटियां जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं लैटिन वर्ड में, उसको हम फार्मिका बोलते हैं, उन्हीं के नाम पर, ठीक है, इसका नामकरण किया गया है। तो फार्मिका यानी लाल चींटियां होती है, लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। लाल चींटियों का जब आसवन किया जाता है तो लाल चींटियों के आसवन से क्या क्या ये जो हमारे पास में फार्मिक एसिड है वो प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और कौन सा होता है, जैसे एक होता है CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल होता है, और ये जो एसिटिक अम्ल है ये किससे मिलता है, सिरके से मिलता है। सिरके को हम बोलते हैं एसिटम, ठीक है। एसिटम, सिरका क्या होता है, विनेगर होता है, विनेगर या जिसको हम एसिटम बोलते हैं उससे प्राप्त होता है, तो सिरके से प्राप्त होता है ये। और आगे देखो हमारे पास में एक होता है हमारे पास में लैक्टिक अम्ल। ये होता है हमारे पास में लैक्टिक अम्ल। ये जो लैक्टिक अम्ल होता है हमारे पास में, ये दूध से मिलता है, यानी दूध जब फट जाता है, ठीक है, तो फटे हुए दूध से हमारे पास में ये लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। और देखो एक होता है हमारे पास में यूरिया, NH2CONH2, ये होता है यूरिया। इस यूरिया का जो नाम है, क्योंकि यूरिया कहां से प्राप्त हो रहा है, मूत्र से प्राप्त होता है, मूत्र को क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से ये प्राप्त होता है यूरिया जो होता है, तो उसी के बेसिस पे इसका नामकरण यूरिया होगा। ऐसे देखो एक होता है हमारे पास में मैलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं मैलिक अम्ल, और ये किससे प्राप्त होता है, ये सेब से प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे देखो हमारे पास में एक होता है सिट्रिक एसिड, ये होता है सिट्रिक एसिड,
यानी सिट्रिक अम्ल। ये कहाँ से प्राप्त होता है? नींबू से प्राप्त होता है ये। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स थे जिनके स्रोत के यानी यहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए उसके उसी के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। जैसे मार्स गैस, जिसको हम CH4 मार्स गैस है, जो दलदल से प्राप्त हुई थी। जो एसिटिक एसिड था वो सिरके से प्राप्त होता है। और जो हमारे पास में कास्ट स्पिरिट है CH3OH है, वो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त हुआ है। जो फार्मिक एसिड होता है वो लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से उनका नामकरण किया गया है। आगे चलते हैं हम। आगे देखो हमारे पास में इस पद्धति के अंदर जो सीधी श्रृंखला वाले यानी अचक्रीय यौगिक होंगे उनका हम किस प्रकार से नामकरण करेंगे। देखो जैसे हमारे पास सपोज ये लिखा हुआ है CH3 CH2 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 और ये से मान लो यहाँ पे CH3। तो ये लंबी श्रृंखला वाला यानी कैसे अचक्रीय यौगिक है और कैसा है हमारे पास में बिना शाखा वाला यानी अशाखित वाला होता है। तो अशाखित वाले जो यौगिक होते हैं इनका हम किस प्रकार से नामकरण करते हैं सामान्य पद्धति में। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एन या जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल होता है यानी एन वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। 5 क्या होता है? पेंटेन होता है। ठीक है, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन, और ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। ऐसे अगर लंबी श्रृंखला है CH3 CH2 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 और ये CH3 यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा हमारे पास में हेप्टेन। ठीक है, ऐसे 8 है तो एन ऑक्टेन हो जाएगा, 9 है तो एन नोनेन हो जाएगा। ठीक है, 10 है तो एन डेकेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो सीधी श्रृंखला होती है उनका इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। नहीं, यहाँ पे इसमें क्या वर्ड यूज किया जाता है? एन या जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। आगे देखो अगर शाखित श्रृंखला आ जाए तो किस तरीके से नामकरण करेंगे। शाखित श्रृंखला में कैसे नामकरण करेंगे? जैसे मान लो सपोज CH3 CH CH3, ठीक है, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे CH3। तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो ग्रुप होता है हमारे पास में इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो कहते हैं। कौन सा ग्रुप होता है? ये आइसो होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास में ये कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है हमारे पास में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में 3 कार्बन होता है तो ये यहाँ पे वर्ड तो यूज करेंगे हम आइसो, और यहाँ पे कितने? 1 2 3 इसमें और 1 इसमें, टोटल 4 कार्बन हो गए। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? आइसो। और कितने? 1 2 3 4, तो 4 का क्या हो जाए? नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे मान लो हमारे पास में CH3 CH CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये तो वही रहता है हमारे पास में ये वाला ग्रुप। कौन सा है? आइसो है। और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या जाएगा? पेंटेन हो जाएगा आइसो और ये पेंटेन। ठीक है, ऐसे देखो हमारे पास में अगर इस प्रकार की कोई श्रृंखला है CH3 CH3 यहाँ पे CH2। ठीक है, तो इसको मैंने बताया था आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नियो। ये क्या होता है हमारे पास में? नियो होता है ये। ठीक है, नियो होती है हमारे पास में। अब जैसे मान लो यहाँ पे H जुड़ा हुआ है तो 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, तो ये तो पता ही ये वाला जो हमारे पास में ग्रुप है ये नियो वाला है हमारे पास में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये जाएगा इसका नाम नियो और हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो अशाखित और जो शाखित जो श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं उनका हम नामकरण कर सकते हैं सामान्य पद्धति के अंदर। ठीक है, और देखते हैं और किस तरीके से नामकरण होता है। अगर कोई क्रियात्मक समूह आ जाए इन यौगिकों के अंदर, क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का हम किस तरीके से नामकरण करेंगे। देखो जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है CH3OH,
तो जैसे अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी जो एल्केन होता है, जैसे CH4 है, अगर इसमें से अगर एक H हटाते हैं, जैसे मैथेन था तो ये मैथिल हो जाता है, इल वर्ड जुड़ जाता है इसके अंदर एक H, यानी कहने का मतलब वो एल्किल बन जाता है। अगर किसी एल्केन से हम क्या करते हैं, एक H हटाते हैं तो वो एल्किल बन जाता है, इल वर्ड जुड़ जाता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH4 था, एक H हटा तो ये मैथिन था तो मैथिल बन गया अपने पास में। तो अगर इसके साधारण नाम की बात करूँ तो मैथिल, और OH को हमें पता है क्या बोलते हैं, एल्कोहल, ये एल्कोहल है, ठीक है। ऐसे जैसे CH3Cl है, इसको हम क्या कहेंगे, ये मैथिल हो गया, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है। ऐसे हमारे पास में ये आ जाए CH3CH2 और यहाँ पे सपोज यहाँ पे Cn आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से नामकरण करेंगे, तो ये कितने, 1 2 3 कार्बन है, 3 को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास में 3 कार्बन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्रोपिल, और Cn को क्या बोलते हैं, साइनाइड, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए CH3CH2 और ये Nc, तो यहाँ कितने हमारे पास में 2 है, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, एथिल, और ये क्या हो जाएगा, Nc को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इस तरीके से नामकरण हो जाए। और देखो जैसे यहाँ पे आ जाए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन है, डाई मेथिल कीटोन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या तो आप लिख सकते हो डाई मेथिल कीटोन, ठीक है, क्योंकि कीटोन ही तो है, 2 CH3 जुड़े तो डाई मेथिल जुड़ जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा, ये कीटोन है हमारे पास में। तो ये था हमारे पास में क्या, जो जनरल किस तरीके से हम उनका सामान्य पद्धति में हम नामकरण कर सकते हैं, जो हमारे पास में अशाकित यौगिक होते हैं और जो शाकित वाले यौगिक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं, उनका हम जनरल पद्धति, सामान्य पद्धति में हम किस तरीके से नामकरण करेंगे। तो देखो एरोमेटिक यौगिकों का किस तरीके से नामकरण करेंगे हम, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होंगे हमारे पास में, मोस्टली क्या है, जैसे हमारे पास में बेंजीन या उसके व्युत्पन्न आते हैं, तो जैसे हमारे पास में सपोज ये लिखा हुआ है यहाँ पे OH, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे फिनॉल, ये क्या है हमारे पास में, फिनॉल है। अगर इस तरीके से लिख के आ जाए, ये NH2 जुड़ के यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, ये एनिलीन होता है। अगर इस तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर ये जुड़ा हुआ है, मान लो हमारे पास में OCH3, तो इसको हम बोलते हैं मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन तो होता है हमारे पास में, ये इसको हम बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। और देखो अगर हमारे पास में यहाँ पे सपोज ये जुड़ जाए, ये बेंजीन है हमारे पास में, और यहाँ पे जुड़ जाए हमारे पास में सपोज, जैसे ये तो एनिसोल हो गया, OCH3 हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास में जुड़ जाए सपोज CH3, तो ये बन जाएगा हमारे पास में टालुइन, ठीक है, टालुइन हो जाएगा, टालुइन बोलते हैं। और देखो अगर देखो हमारे पास में बेंजीन है और ये वाली स्थिति जो है, ये फर्स्ट और सेकंड वाली हो गई, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ये वाली कौन सी स्थिति होती है, ये होती है हमारे पास में ऑर्थो, ठीक है, जिसको हम ऑर्थो लिख दो आप इस तरीके से, ये जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो इस तरीके से आ जाए, रूढ़ पद्धति में बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आ जाए, मान लो ये फर्स्ट है और यहाँ पे आ जाए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो 1 और 3 वाली जो स्थिति है, 1 और 2 वाली स्थिति है हमारे पास में, ठीक है। अगर 1 और 3 वाली स्थिति आ जाए तो उसको हम बोलते हैं मेटा, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, M से, स्मॉल m से। अगर हमारे पास में ये आ जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये 1 पे 1 2 3 और ये 4, यानी 1 पे और 4 पे आ जाए इस तरीके से, तो 1 और 4 वाली जो स्थिति होगी हमारे पास में, ये 1 और 4 वाली स्थिति, इसको हम बोलते हैं पैरा। ये जो होती है हमारे पास में होती है पैरा, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा जो होता है हमारे पास में सामान्य पद्धति के अंदर आता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास में कोई कंपाउंड है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक तो Cl जोड़ दिया और यहाँ पे भी Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 वाली स्थिति है। 1 2 वाली स्थिति को हम बोलते हैं ऑर्थो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, या इसको ऐसे लिख लो ऑर्थो डाई क्लोरो, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ, बेंजीन। तो ऑर्थो डाई क्लोरो जो बेंजीन होगा, इसका क्या हो जाएगा, जनरल नाम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 और 3 पे जुड़ा होता तो ये क्या हो जाएगा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन हो जाता। 1 और 4 पे होता तो क्या हो जाता हमारे पास में, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो जाता। तो इस तरीके से हमारे पास में जो सामान्य पद्धति होती है उसमें हम नामकरण कर सकते हैं। और देखिए और कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में थे हमारे पास में। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे अगर हमारे पास में ये बेंजीन है, यहाँ पे CH2 है, इस तरीके से यहाँ पे कोई सा भी कंपाउंड, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप आके जुड़ जाए हमारे पास में, तो इस वाले कार्बन को मैंने बताया था आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिल, बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं, बेंजिल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाला पूरा ग्रुप जो होगा हमारे पास में बेंजिल कहलाएगा, क्योंकि बेंजिलिक कार्बन होगा हमारे पास में। जैसे यहाँ पे सपोज ये जुड़ जाए, जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे सपोज Cl जुड़ा हुआ है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेंजिल क्लोराइड। अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH है और सपोज यहाँ पे कोई 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल। ये पूरा जो ग्रुप कहलाएगा हमारे पास में, यानी इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं। ठीक है, और यदि हमारे पास में इस तरीके से है, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ में कोई 3 ग्रुप है इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजो। ठीक है, ये क्या कहलाता है, बेंजो कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जनरल जो नोमेनक्लेचर था हमारे पास में, वो इस तरीके से रहता है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में व्युत्पन्न पद्धति। सेकंड जो है हमारे पास में वो है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव सिस्टम। अब ये क्या होता है, देखो डेरिवेटिव सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति होती क्या है। व्युत्पन्न पद्धति में हम क्या कहते हैं, जो व्युत्पन्न पद्धति होती है हमारे पास में, इस पद्धति के अंदर क्या होता है, जो भी एक सजातीय श्रेणी होती है, इस सजातीय श्रेणी का क्या होता है, एक जनक होता है, और उस जनक की जो व्युत्पन्न होता है उसके नाम के आधार पर हम क्या करते हैं, उस श्रेणी का नामकरण किया जाता है, जो भी कंपाउंड होता है उसका। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास में कोई एल्किन श्रेणी है, तो इस एल्किन श्रेणी का जो जनक होगा हमारे पास में, इस श्रेणी का जो जनक है वो मैथेन होता है, मैथेन CH4। ठीक है, मैथेन, इसको मैथेन बोलते हैं। ऐसे अगर हमारे पास में कोई एल्किन श्रेणी है, इस एल्किन श्रेणी का जो जनक, इसमें जनक जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं एथिलीन। ठीक है, और अगर हमारे पास में एल्काइन श्रेणी है, तो इस एल्काइन श्रेणी का जो जनक होगा वो होगा हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, और अगर हमारे पास में कोई अल्कोहल वाली सीरीज है, अल्कोहल वाली सीरीज में जो जनक है हमारे पास में वो होता है CH3OH, जिसको हम बोलते हैं कार्बिनोल। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है हमारे पास में। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से नामकरण होगा इस व्युत्पन्न पद्धति के अंदर। जैसे अगर हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास में CH4 क्या था हमारे पास में, ये जनक है, मतलब है तो हमारे पास में एल्केन श्रेणी का पूरा यौगिक CH4 जो है। अब इसमें CH4 हमारे पास में क्या है, मेथेन है। अब इसमें से क्या हुआ, एक H हटा है और उसकी जगह क्या जुड़ गया, एक CH3 जुड़ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में जैसे मान लो कि
ये तो हमारे पास में क्या है, इसका जनक हो गया इस तरीके से, ये तो जनक है, और ये इसमें से एक एच हट के यहाँ पे इसका प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है, यानी इसका व्युत्पन्न आ रहा है। तो CH3 को हम बोलते हैं मैथिल, और किससे बना है इस किससे बना है, मैथेन से, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल मैथेन। और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये तो जो है हमारे पास में इसका जनक हो गया, क्योंकि 2 H हटे हैं इसके साथ से, और यहाँ पे 2 CH3 जुड़ गए, तो 2 तो प्रतिस्थापी है, तो इसको हम लिखेंगे डाई मैथिल, और है क्या ये, मैथेन, ठीक है। ऐसे देखो, जैसे मान लो इसमें आ जाए, जैसे मान लो CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कोई जुड़ जाए हमारे पास में CH3, तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, ये तो जनक है, जनक है तो इसका नाम तो एथिलीन हो जाएगा, और CH3 जो है हमारे पास में इसका प्रतिस्थापी, तो CH3 को तो बोलते हैं मैथिल, ठीक है, और ये जो है हमारे पास में वो क्या है, एथिलीन। ऐसे ही देखो और एग्जांपल, जैसे मान लो अगर एल्काइन के अंदर आ जाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ सपोज हमारे पास में जुड़ जाए CH3, तो ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये तो इस जनक हो जाएगा, और ये इसका प्रतिस्थापी, तो इसको तो बोलते हैं मैथिल, और जनक का क्या नाम है, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, देखो ठीक है, और देखो जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है, यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH2OH, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था CH3OH जो है हमारे पास में वो जनक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बिनोल, कार्बिनोल होता है हमारे पास में। तो यहाँ देखो ये CH3OH था, इसमें से एक H हटाया, यहाँ पे ये CH3 जुड़ गया है, एक प्रतिस्थापी, ये तो हमारे पास में क्या है, ये तो जनक है, ठीक है, और ये क्या है, इसका प्रतिस्थापी, तो CH3 को तो बोलते हैं मैथिल, और ये क्या है हमारे पास में, इस पूरे को क्या बोलेंगे, कार्बिनोल, ठीक है। और देखो देखिए, जैसे हम मान लो CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और OH, ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये तो जनक है, और ये क्या है, CH3 CH2 को हम बोलते हैं एथिल, ये प्रतिस्थापी है तो एथिल, और इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बिनोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो व्युत्पन्न पद्धति होती है उसके अंदर हम नामकरण कर सकते हैं। तो देखो हमने सामान्य पद्धति से नामकरण सीखा और व्युत्पन्न पद्धति से नामकरण सीखा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि IUPAC पद्धति में किस प्रकार से नामकरण किया जाता है, क्योंकि IUPAC जो नामकरण है हमारे पास में इन दोनों पद्धति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों।